गुड इवनिंग। एमएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और इन्जॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसे कि हम लोग बायोलॉजी में कई चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और हम लोग लगभग समाप्ति में हैं। थोड़ा बहुत हम लोग का टॉपिक बचा है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो जीवाणु से संबंधित है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं जीवाणु से संबंधित। पहला क्वेश्चन है, जीवाणु में पाए जाने वाले कैप्सूल का निर्माण किन किन पदार्थों से होता है। जीवाणु में जो पाए जाने वाले कैप्सूल होते हैं उनका निर्माण किन किन पदार्थों से होता है। डेक्स्ट्रॉन, लेवैन, सेलुलोज, उपर्युक्त सभी। तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए कि जीवाणु में जो पाए जाने वाले कैप्सूल होते हैं उनका निर्माण किन किन पदार्थों से होता है। तो जीवाणु कोशिका जो होती है एक भित्ति से घिरी रहती है और यह पॉलीसेकेराइड, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कुछ जीवाणुओं में काइटिन भी होता है। कुछ जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में सेलुलोज भी पाया जाता है। इस भित्ति के चारों ओर अवपंक की बनी एक परत होती है और जीवाणु वृद्धि के समय जो अवपंक की बनी एक परत होती है वो फूल जाती है और सख्त होकर एक कठोर कैप्सूल बना लेती है। और ये जीवाणु जो कैप्सूल बनाते हैं वो कैप्सूलेटेड कहलाते हैं और कैप्सूल की उपस्थिति जीवाणुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यह जीवाणुओं की प्रतिकूल वातावरण से रक्षा करता है और संचित खाद्य पदार्थों को संग्रहालय के रूप में भी काम करता है। इसके साथ ही जीवाणुओं के उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं वो भी इसमें एकत्रित हो जाते हैं या एकत्रित होते रहते हैं। और दूसरी ओर जो कैप्सूल की उपस्थिति होती है वो जंतुओं के रोग के संक्रमण में सहायता देती है, क्योंकि कैप्सूल के कारण जंतुओं के जो रक्त में रहने वाली WBC होती हैं वो जीवाणुओं को नष्ट नहीं कर पाती हैं और जिसके कारण रोग फैलता है। कैप्सूल का जो निर्माण होता है वो डेक्स्ट्रॉन, डेक्स्ट्रीन, लेबैन, सेलुलोज व पॉलीसेकेराइड इत्यादि पदार्थों से होता है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा, डेक्स्ट्रॉन, लेबैन, सेलुलोज और इसके अलावा डेक्स्ट्रीन और पॉलीसेकेराइड आदि पदार्थों से बना होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवाणु के जीवद्रव्य कला किसके बने होते हैं। फास्फोलिपिड, प्रोटीन, एक व दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो आपको बताना कोई जो जीवाणु जो होते हैं उसके जीवद्रव्य कला किसके बने होते हैं। तो जीवाणु के बारे में अभी मैंने डिस्कस किया। तो जीवाणु की जो कोशिका भित्ति के अंदर जीवद्रव्य होता है जो बाहर की ओर जीवद्रव्य कला से घिरा होता है और यह कला जो होते हैं ये फास्फोलिपिड एवं प्रोटीन के बने होते हैं। और जीवद्रव्य कला जीवद्रव्य की रासायनिक और भौतिक प्रकृति पर जीवाणुओं का अभिरंजन निर्भर करता है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। फास्फोलिपिड और प्रोटीन जो होते हैं इन दोनों का जीवाणु के जीवद्रव्य कला बने होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया के समृद्धि अंग को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है। मिसोसोम, क्रोमोसोम, गोल्जी काय, राइबोसोम। तो आपको बताना है कि जीवाणु में जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसके समृद्ध कौन सा अंग है, कौन सा उसके बराबर का अंग है। तो जीवाणु के बारे में हम लोग बात की है कि जीवाणु जो होती हैं उसमें कोशिका भित्ति होती हैं पॉलीसेकेराइड, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है और इसमें जो जीवद्रव्य कला होता है वो भी आपका फास्फोलिपिड और प्रोटीन का बना होता है। फिर तरुण अवस्था में जीवाणु में रिक्तिकाएँ नहीं होती हैं, परंतु परिपक्व अवस्था वाले जीवाणु में इनका विकास हो जाता है और इन रिक्तिकाओं में कोशारस व संग्रहित भोजन रहता है। जीवद्रव्य में ग्लाइकोजन, वसा व ल्यूटिन कण होते हैं और हरे जीवाणुओं में ये विशेष प्रकार के क्लोरोबियम, क्लोरोफिल, बैक्टीरियोविरिडिन और बैंगनी जीवाणुओं में बैक्टीरियो परप्यूरिन एवं बैक्टीरियो क्लोरोफिल होते हैं और जिसके कार्य प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। जीवाणुओं में कैरेटिनाभ वर्णक भी होते हैं। जीवाणुओं में 70 प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं, परंतु माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्यजालिका और लवक नहीं होते हैं। और कोशाद्रव्य में कुछ कलाएँ भी होती हैं जिसे मध्यकाय या मिसोसोम कहलाती है और ये जीवद्रव्य में जीवद्रव्य के कला के अंतर्वलन से बनी मुड़ी तुड़ी रचनाएँ होती हैं और ये उच्च वर्ग के पौधों में पाए जाने वाले जो माइटोकॉन्ड्रिया के समृद्ध अंग होते हैं। और यद्यप जो मिसोसोम्स में श्वसन क्रिया होती है परंतु ऑक्सी श्वसन करने वाले सभी जीवाणुओं में पूर्ण जीवद्रव्य कला पर ही ऑक्सी श्वसन क्रिया होती रहती है। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा राइट है, आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा, मिसोसोम, जिसे मध्यकाय भी कहते हैं। तो जीवाणुओं में जो माइटोकॉन्ड्रिया के समृद्ध अंग होते हैं उसको मिसोसोम कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ई कोली जीवाणु में प्रायः गुणसूत्र में से अलग होकर कुछ आनुवंशिकी
पदार्थ होते हैं जो कहलाते हैं। ई कोली जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रायः गुणसूत्र से अलग हो जाते हैं और कुछ आनुवांशिकी पदार्थ होते हैं जो क्या कहलाते हैं? इंक्लूजन, प्लास्टिड, साइटोप्लाज्म, उपर्युक्त सभी। तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए क्या हो सकते हैं। तो वास्तविक जो जीवाणु होते हैं उसमें वास्तविक केंद्रक ना होने के कारण जीवाणुओं को प्रोकैरियोटिक वर्ग में रखा जाता है और यह मोनेरा जगत में भी वर्गीकृत करते हैं। प्लास्टिड जो और एरिसोम जो होते हैं इसमें ई कोली जीवाणु में प्रायः गुणसूत्र से अलग कुछ आनुवांशिकी पदार्थ होते हैं जिन्हें प्लाज्मिड कहते हैं और इसमें कोशा के कुल डीएनए का लगभग 0.5 से 2% होता है। 0.5 से 2% भाग होता है। और प्लास्टिड जो होते हैं ये छोटे गोल द्विसूत्रीय डीएनए होते हैं जो मुख्य डीएनए से अलग रहते हैं और तथा इनका जो द्विगुणन भी होता है वो स्वतंत्र रूप से होता है और जीवाणु इनकी अनुपस्थिति में भी रह सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। ई कोली जीवाणु में प्रायः गुणसूत्र से अलग होकर कुछ आनुवांशिकी पदार्थ होते हैं जो प्लाज्मिड कहलाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे प्लाज्मिड जो मुख्य गुणसूत्र का भाग भी बन सकते हैं क्या कहलाते हैं? मीसोसोम, एपिसोम, लाइसोसोम, क्रोमोसोम। तो आपको बताना है कि वे प्लास्टिड जो मुख्य गुणसूत्र का भाग भी बन सकते हैं क्या कहलाते हैं? तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए। तो वे प्लाज्मिड जो मुख्य गुणसूत्र का भाग भी बन सकते हैं एपिसोम कहलाते हैं और एपिसोम गुणसूत्र के साथ लगकर तथा उससे पृथक भी द्विगुणन कर सकते हैं, जबकि प्लाज्मिड पोषक गुणसूत्र से पृथक रहकर ही द्विगुणन करते हैं। दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि जो सभी प्लास्टिड को एपिसोम कहा जा सकता है जबकि सभी एपिसोम को प्लास्टिड नहीं कहा जा सकता है। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा, एपिसोम। वे प्लाज्मिड जो मुख्य गुणसूत्र का भाग भी बन सकते हैं वो एपिसोम कहलाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर करने वाले असहजीवी जीवाणु कौन से हैं? एजोटोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम, एक व दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जो मृदा में स्थिरीकरण करते हैं वो असहजीवी जीवाणु क्या कहलाते हैं? तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो जो जीवाणु होते हैं उनका कुछ आर्थिक महत्व भी होता है, जैसे कृषि क्षेत्र में होता है। तो कुछ जीवाणु जो होते हैं भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं और सभी पौधों के लिए नाइट्रोजन आवश्यक होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग 78% होती है और प्रायः पौधे नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन लेते हैं और पृथ्वी में नाइट्रेट्स निम्न प्रकार से भी पाए जाते हैं, जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु द्वारा होता है और नाइट्रीकारक जीवाणु होते हैं, मृत पौधे और जंतुओं का सड़ना होता है, सल्फर जीवाणु होते हैं। ये सारे जो होते हैं ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का होते हैं। तो नाइट्रोजन जो स्थिरीकरण किया जाता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जो मृदा में स्थिरीकरण होता है वो एजोटोबैक्टर और क्लास्ट्रीडियम जीवाणु दोनों के द्वारा किया जाता है और इसमें से जो होते हैं कुछ लेगुमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों की गांठों में भी पाए जाते हैं, जैसे राइजोबियम, लेगुमिनोसेरम। और इन जीवाणुओं में वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में बदलने की भी सामर्थ्य होती है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा, एक व दो दोनों। एजोटोबैक्टर और क्लास्ट्रीडियम दोनों जो होते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर करने वाले असहजीवी जीवाणु होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु लेगुमिनेसी कुल के जड़ों में किस लाल वर्णक का निर्माण करते हैं? लेग हीमोग्लोबिन, नाइट्रोबैक्टर, माइक्रोबैक्टीरियम, नाइट्रोकोकस। तो आपको बताना है कि जो सहजीवी नाइट्रोजन है वो स्थिरीकरण वाले जीवाणु लेगुमिनेसी कुल के जड़ों में किस लाल वर्णक का निर्माण करते हैं? तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो राइजोबियम लेगुमिनोसेरम जीवाणु जो होते हैं पौधों के साथ सहजीवन व्यतीत करते हैं और यह जीवाणु मूल रोमों द्वारा जड़ में प्रवेश करता है और इनके संक्रमण के प्रभाव से वलकुट की कोशिकाएं तेजी से विभाजित होने लगती हैं और गांठें बनाती हैं और नई बनने वाली कोशिकाएं चतुर्गुणित होती हैं, जबकि अन्य कोशिकाएं द्विगुणित ही रहती हैं और इन गांठों में लेग हीमोग्लोबिन नामक लाल वर्णक पाया जाता है। यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण में विशेष रूप से सहायक होता है और जिन गांठों में यह नहीं होता है वे नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं कर पाते हैं। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, लेग हीमोग्लोबिन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेसबेनिया रोस्ट्राटा के तने में पाई जाने वाली गांठों में निम्न में से कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? राइजोबियम, एजोटोबैक्टर,
एरोराइजोबियम फ्रैंकिया। तो आपको बताना है कि जो सेस्बेनिया रोस्ट्राटा नामक पौधा होता है उसके तनों में कौन सी गांठें पाई जाती हैं, जो गांठों में जीवाणु पाए जाते हैं उसको बताना है। तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए। तो सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होते हैं वो अन्य जीवाणुओं द्वारा भी होता है, जिसमें आपका सेस्बेनिया रोस्ट्राटा के तने में पाए जाने वाली जो गांठों में होते हैं वो एरोरा राइजोबियम होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। एरोराइजोबियम होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्डिसिया की पत्ती में पाई जाने वाली गांठों में निम्न में से कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एरोराइजोबियम, माइक्रोबैक्टीरियम। तो आर्डिसिया की पत्ती में पाए जाने गांठों में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? तो अभी हम लोग बात किए हैं सेस्बेनिया रोस्ट्राटा के तनों में पाए जाने वाली जो गांठ होते हैं वो एरोराइजोबियम होते हैं, और आर्डिसिया की पत्ती की गांठों में जो पाए जाते हैं वो माइक्रोबैक्टीरियम होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा, माइक्रोबैक्टीरियम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रैंकिया जीवाणु निम्न में से किन पौधों की जड़ों की गांठों में पाए जाते हैं? केजुराइना, रूबस, 1 व 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो फ्रैंकिया जीवाणु जो होते हैं वो किन पौधों की जड़ों की गांठों में पाए जाते हैं? तो सेस्बेनिया रोस्ट्राटा के तनों में जो पाई जाने वाली गांठें होती हैं वो एरोरा राइजोबियम होते हैं, और आर्डिविशिया की पत्ती की गांठों में जो है माइक्रोबैक्टीरियम होते हैं, और केजुराइना और रूबस जो पौधे होते हैं इनके जड़ों की गांठों में फ्रेंजिया जीवाणु पाए जाते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। केजुराइना और रूबस जो है ये दोनों फ्रैंकिया जीवाणु की गांठों में पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से जीवाणु अमोनिया की नाइट्रोजन को ऑक्सीकृत करके नाइट्राइट में बदल देते हैं? नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोसोमोनास, 1 व 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो आपको बताना है इनमें से कौन से जीवाणु हैं जो अमोनिया की नाइट्रोजन को ऑक्सीकृत करके नाइट्रोजन में बदल देते हैं। तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए। तो नाइट्रिक कारक जो जीवाणु होते हैं, ये जीवाणु जो होते हैं वो अमोनिया की नाइट्रोजन को ऑक्सीकृत करके नाइट्राइट में बदल देते हैं, और जैसे नाइट्रोसोकोकस और नाइट्रोसोमोनास जो होते हैं इसमें से कुछ जीवाणु जो होते हैं वो नाइट्राइट यौगिक को फिर से ऑक्सीकृत करके नाइट्रेट में बदल देते हैं, जैसे नाइट्रोबैक्टर। और इन क्रियाओं से मुक्त हुई जो ऊर्जा होती है वो जीवाणु के रसायन संश्लेषण में भी उपयोगी होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोसोमोनास ये दोनों जो है वो जीवाणु अमोनिया की नाइट्रोजन को ऑक्सीकृत करके नाइट्राइट में बदल देते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से जीवाणु पौधे और जंतुओं के मृत शरीर पर आक्रमण करके उनके जटिल यौगिकों को सरल पदार्थ में तोड़ते हैं? वेसिल समाइकोइड्स, बेसिलस रेमोसस, बेसिलस बुल्गेरिस, उपर्युक्त सभी। तो आपको इसमें बताना है कि कौन से जीवाणु हैं जो पौधे और जंतुओं के मृत शरीर पर आक्रमण करके उनके जटिल यौगिकों को तोड़ के सरल अणु में बदल देते हैं। तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो कुछ पौधे और जंतुओं का जो सड़ना होता है ये भी आपका जीवाणु के लाभप्रद क्रियाएँ में शामिल है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो जीवाणु द्वारा होता है उसमें ये लोग शामिल हैं। तो कुछ जीवाणु होते हैं जैसे वैसिल समाइकोइड्स, बैसिलस रेमोसस और बैसिलस बुल्गेरिस आदि जो होते हैं ये पौधे और जंतुओं के मृत शरीर पर आक्रमण करके उनके जटिल यौगिकों को सरल पदार्थों जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट, सल्फेट इत्यादि में बदल देते हैं, और जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाती है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ये सारे जो है जीवाणु पौधे और जंतुओं के मृत शरीर पर आक्रमण करके उनके जटिल यौगिकों को तोड़ के सरल अणुओं में बांट देते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध को निम्न में से कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? दूध में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, 1 व 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो दूध में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नामक जीवाणु पाए जाते हैं, और ये जीवाणु दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, और जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। दूध को 15 सेकंड तक 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके शीघ्रता से ठंडा करने पर लैक्टिक अम्ल जो होते हैं वो जीवाणु की संख्या कम हो जाती है, और इस क्रिया को पाश्चुरीकरण कहलाती है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। दूध में जो होते हैं वो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस होते हैं और लैक्टोबैसिलस लैक्टिस होते हैं, 1 व 2 दोनों आपका सही है। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में निम्न में से कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? केरोटीन, केसिन, एल्बुमिन, उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है दूध में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। तो लैक्टिक अम्ल जीवाणु जो होते हैं, जो दूध में पाए जाने वाले केसिन नामक प्रोटीन की छोटी छोटी बूंदों को एकत्रित करके दही जमाने में सहायता करते हैं, और दही को मथने से मक्खन वसा की गोल बूंदों के रूप में निकलता है, और मक्खन को गर्म करके घी तैयार किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा, केसिन। दूध में जो पाए जाने प्रोटीन होते हैं वो केसिन होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध से पनीर बनाने में निम्न में से कौन से जीवाणु भाग लेते हैं? लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, ल्यूकोनोस्टोक सिंटोवोरम, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो आपको दूध से पनीर बनाने के लिए कौन से जीवाणु भाग लेते हैं बताना है। तो दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन केसिन के जमने पर उसे जीवाणुओं द्वारा किण्वन कर दिया जाता है या किण्वन किया जाता है, और जिससे झागदार मुलायम व भिन्न स्वाद वाला पदार्थ पनीर बनता है। इस क्रिया में लैक्टोबैसिलस लैक्टिस और ल्यूकोनोस्टॉक सिंटोवोरम भाग लेते हैं, और दूध की स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस और लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिकस के द्वारा 40 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमकर या जमाकर ईस्ट द्वारा आंशिक किण्वन कराया जाता है, तो पोषक पदार्थ योगर्ट प्राप्त हो जाता है। योगर्ट मतलब दही प्राप्त हो जाता है, और कुछ डेयरी पदार्थ और उनके बनने में भाग लेने वाले जीवाणु भी होते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा, एक व दो दोनों। दूध से पनीर बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस लैक्टिस और ल्यूकोनोस्टॉक सिंटोवोरम का प्रयोग किया जाता है, जीवाणु भाग लेते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? दही स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, पनीर लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, मक्खन माइक्रोकोकस ग्लूटेमिकस, फोर्थ दही लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिकस। तो आपको इसमें बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो दही जो होता है, इसका जो बैक्टीरिया होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस होता है, पहला आपका सही है। दही जो होता है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस बैक्टीरिया के द्वारा पनपते हैं, बनते हैं। पनीर जो होता है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस के द्वारा पनीर बनाया जाता है, और मक्खन जो होता है ये माइक्रोकोकस ग्लूटेमिकस नहीं, मक्खन जो होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ मक्खन वाला गलत हो गया। और दही जो होता है लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिकस से प्राप्त होता है। दही जो होता है लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिकस से प्राप्त होता है, और दही जो है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस से भी प्राप्त होता है। ये दोनों जो बैक्टीरिया हैं इससे हमको दही प्राप्त होता है, और मक्खन जो होते हैं मक्खन हमको स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस से भी प्राप्त होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिरका का निर्माण निम्न में से किन जीवाणु द्वारा होता है? थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस, एसिटोबैक्टर एसिटी, लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिकस, ल्यूगोनोस्टॉक सिंटोवोरम। तो आपको बताना सिरके का निर्माण किससे होता है? तो सिरके का निर्माण शर्करा घोल से एसिटोबैक्टर एसिटी द्वारा जीवाणु द्वारा होता है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। एसिटोबैक्टर एसिटी जो होता है ये सिरका निर्माण में सहायक होता है। सिरका निर्माण के लिए एसिटोबैक्टर और एसिटी की आवश्यकता होती है, और उसको हम पानी में बॉयल करके कुछ टाइम तक रख देते हैं, 40 से 46 डिग्री तक इसको गर्म करके रख देते हैं। ओके, चलिए तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट था? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। एसिटोबैक्टर एसिटी जो होते हैं सिरका का निर्माण करने में जीवाणु द्वारा होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कोहल और एसीटोन का निर्माण निम्न में से किन जीवाणु द्वारा होता है? क्लॉस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो आपको बताना है एल्कोहल और एसीटोन का निर्माण किससे होता है? तो शर्करा के घोल में ब्यूटाइल एल्कोहल और एसीटोन का निर्माण क्लॉस्ट्रीडियम और एसिटोब्यूटाइलिकम जीवाणु द्वारा किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा, एक व दो दोनों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जीवाणु द्वारा तंबाकू की पत्तियों में सुगंध और स्वाद बढ़ जाते हैं? बेसिलस मेगाथीरियम, माइक्रोकोकस कैंडिडेंस, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो आपको बताना है इनमें से किन जीवाणु द्वारा तंबाकू की जो पत्ती होती है उनका स्वाद बढ़ जाता है। तो तंबाकू जो होते हैं इसमें कुछ जीवाणु जैसे बेसिलस मेगाथीरियम, माइक्रोकोकस कैंडिडेंस तथा तंबाकू की पत्ती में सुगंध एवं स्वाद बढ़ जाता है, जो कि इन जीवाणुओं को किण्वन क्रिया द्वारा होता है या किण्वन क्रिया द्वारा
पाया जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। 1 व 2 दोनों। निम्न में से जो जीवाणु है तंबाकू की पत्तियों में सुगंध और स्वाद बढ़ाते हैं वो बैसिलस मेगाथीरियम है और माइक्रोकोकस कैंडिडेंस है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस उद्योग में जीवाणु का प्रयोग किया जाता है? सिरका उद्योग, रेशे की रेटिंग, तंबाकू उद्योग, उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना इनमें से किसके उद्योग में जीवाणु का प्रयोग होता है। तो जीवाणु का प्रयोग जो होता है ये कई रूपों में किया जा सकता है, जैसे औद्योगिक महत्व में, औद्योगिक महत्व में सिरका बनाने में, रेशे की रेटिंग में और तंबाकू उद्योग में, चाय उद्योग में, चमड़ा उद्योग में, अन्य पदार्थों के उद्योग में भी इनका यूज़ किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। उपर्युक्त सभी। सिरका उद्योग जो होते हैं इसमें शर्करा घोल में एजिटोबैक्टर एसिटी नामक जीवाणु होता है और रेशे की रेटिंग जो होती है वो इस विधि में जूट, पटसन या सन के रेशे तैयार किए जाते हैं। सन बनाने में लाइनम के तनों, पटसन बनाने में क्रोटेलेरिया जंसिया के तनों और जूट बनाने में कोरकोरम लेग्गू कैप्सुलेरिस के तनों की रेटिंग की जाती है। और इस विधि में तनों को कुछ दिनों के लिए जल में डुबा देते हैं। जब जड़ तना सड़ने लगता है तो तनों को पीट कर रेशों को पृथक कर लेते हैं और इस प्रकार से रेशों को पृथक करने को ही रेटिंग कहते हैं। यह क्रिया जल में पाए जाने वाले जीवाणु क्लास्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम, क्लास्ट्रीडियम फैल्सिनियम और क्लास्ट्रीडियम पैलिनोवोरम द्वारा होती है। और तंबाकू उद्योग में भी किया जाता है, जिसमें कुछ जीवाणु जैसे बैसिलस मेगाथीरियम, माइक्रोकोकस कैंडिडेंस द्वारा तंबाकू की पत्ती में सुगंध और स्वाद बढ़ जाता है। इस प्रकार चाय की उद्योग में भी, चमड़ा उद्योग में भी और अन्य पदार्थों में भी यूज़ किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो गया। ओके, तो इस प्रकार फ्रेंड आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, कुछ नई जानकारी मिली होगी, कुछ पुराना रिवीजन हो गया होगा। तो आप लोग खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए और सारे कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर कर लीजिए, जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, एग्ज़ाम के समय में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो आप लोग खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जितना हो सके उतना ज़्यादा मेहनत कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।